Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने बेसिकली सर जॉब कॉस्ट शीट के रिगार्डिंग आप लोगों ने टॉपिक कवर अप किया एंड जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने पर्टिकुलर एक जॉब के रिगार्डिंग टू कॉस्ट को कैलकुलेट किया एंड ऑलमोस्ट आप कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस के साथ इलस्ट्रेशंस अपनी क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। क्लियर। फॉर द टाइमिंग एक छोटा सा टॉपिक आपका बैच कॉस्टिंग बीच में लीव आउट करते हुए एक बढ़िया टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, दैट इज प्योरली जो अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों का होगा अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहली बात तो एप्लीकेबल किन के केस में है, और जस्ट हाफ एन आवर के अंदर मैं आपको पहले प्रॉपर वे से इसका जो बेस होगा, जो नेक्स्ट आगे सारे क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए काम आएगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर करने क्या वाले हैं। तो पहले मैं कुछ सिंपल थिंग्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देन बुक में से जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे वन टू वन फिर आप डेली बेसिस पे उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो सर जो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया, द वर्ड जो आपने यूज किया दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एंड बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये एप्लीकेबल किन के ऊपर होती है सर? कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। एंड कॉन्ट्रैक्टर्स भी पर्टिकुलर कौन से सर? जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, जो कौन से बिजनेस में है? कंस्ट्रक्शन में। ये नोट डाउन करते जाइए साथ साथ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो आपके बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो कंस्ट्रक्शन का काम लेते हैं, ये उन बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर क्या होती है? एप्लीकेबल होती है कि सर वो अपनी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, किस बेसिस पे वो अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। एंड द मेन थिंग इज अगर देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस हर पर्सन निकालता है, हर कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड आप अपना प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। बट द पॉइंट इज दैट जब कॉन्ट्रैक्ट आपका अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है तो आप रेवेन्यू किस बेसिस पे बुक करेंगे? क्योंकि सर मेरा तो जो बिल्डिंग का काम है वो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में भी लगातार कंटिन्यूटी में चलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स में जाके वो प्रोजेक्ट क्या होगा? कंप्लीट होगा। नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। अगर एक साल में ही प्रोजेक्ट खत्म होना होता तो सर ये कॉन्सेप्ट चलता ही ना। नॉर्मल जैसे आप लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वैसे ही सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता। बट यहाँ पे बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट उसको बनाने का वे आउट जो होगा वो कौन सिखाएगा आपको? ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने उन बिल्डर्स के लिए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो हमने उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या करना है? प्रिपेयर करना है, जो मेरे लिए तो प्योरली प्योरली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और अगर नेचर वाइज बात करें तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप मुझे ये बताइए, सिंपल अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है तो डेबिट साइड आप क्या चार्ज करते हैं? सभी के सभी आपके एक्सपेंसेस या मे बी लॉसेस। क्लियर। एंड प्लस क्रेडिट साइड पे आप लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? इनकम्स, रेवेन्यूज। बट सर आपकी एक बात तो हमें थोड़ी सी क्लिक कर रही है कि लेट इट बी, अगर एज अ बिल्डर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, लेट इट बी से 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके देनी। क्लियर। 10 फ्लोर की बिल्डिंग मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके देनी है, तो कोई शॉर्ट काम तो है नहीं कि मैं एक साल में ही आपको दे दूंगा। क्लियर। तो इट टेक्स टाइम प्रॉपर इसको फर्निश वगैरह करने में। मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्ट आपका पकड़ा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और आपको नॉर्मली पता है कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में तो जो भी आपका लेन देन होगा वो डायरेक्टली फर्स्ट डे से ही क्या होगा? डिसाइडेड होगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तौर पे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, 10 फ्लोर्स बनाने का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो था सर अपना 2 करोड़ रुपीज। कितने का था जी? 2 करोड़ रुपए का। बिल्डर ने मेरे को लमसम बोल दिया कि हम आपसे 2 करोड़ रुपए क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। क्लियर। मटेरियल वगैरह, लेबर एंड ऑल जो कुछ भी होगा लमसम हमने आपसे इतने पैसे क्या करने हैं? चार्ज करने, जिसको तुम कहते हो ना विद द मटेरियल। क्लियर। विद द मटेरियल एंड लेबर हमने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कल्ला कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन मींस विद द मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे नॉर्मली। और ये कोई बहुत छोटे लेवल की बात मत सोचिएगा। ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो बने पड़े हैं ना, बिल्डर्स,
ये उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, अप्लाई होती है। और ये नेक्स्ट आगे क्या करते हैं सर, मतलब एज अ पूरा का पूरा वेंचर उठाते हैं कि सर मान लो कहीं ब्रिज बनाना है, कहीं बिल्डिंग बनानी है, कोई डैम बनाना है, सारा मटेरियल एंड ऑल, हम आपको प्राइस कोट करके देंगे कि हमने आपसे 2 करोड़ रुपीस क्या करने हैं, चार्ज करने हैं। पर पॉइंट इज दैट ये जो 2 करोड़ रुपए का आपका रेवेन्यू है, पहली बात, क्या आज की डेट में, कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या ये आपका रेवेन्यू है या अमाउंट टू बी रिसीव्ड जो आपको मिलनी है? क्या ये अमाउंट आपको एक ही साल में मिल रही, 3 साल में? तो सर आपको कोई बुक्स का जो बेसिस है, और ऐसा भी नहीं होगा कि मेरा तो जी कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मैं इसको इनकम कैसे शो कर दूं, और इनकम जाएगी कौन से ईयर में, तीसरे साल में, थर्ड ईयर में। तो सर क्या 3 साल तक आप कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे, कोई एक्सपेंसेस, कोई किसी तरह के जो इनकम्स आपकी होती हैं, क्या कुछ नहीं करेंगे? गलत सर। यहाँ पे आप लोगों का अप्लाई होता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, जो पर्टिकुलरली किसके ऊपर है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है। क्लियर? एंड इवन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं, क्लियर, वो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या रखते हैं, एप्लीकेबिलिटी रखते हैं कि सर हम आपको वे आउट बताएंगे, रूल्स बताएंगे, कैसे इस रेवेन्यू को, इस टोटल अमाउंट को आप लोग अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर? एंड प्लस कौन कौन से एक्सपेंसेस कैसे कैसे आप लोग डेबिट करेंगे, हर चीज के बारे में हम क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव देंगे। सबसे पहले यहां पे पॉइंट आता है जी, अब नॉर्मल थिंग इतनी बात पता है, तुम्हें डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन गिवन होगा, उसके कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के क्या गिवन होंगे, एक्सपेंस गिवन होंगे, और कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं कॉमन बेसिस पे लाइक ओवरहेड्स। क्लियर? तो सर हमें तो इतना पता है जी, एज पर द फाइनेंशियल जो आपने रूल बताया था कि एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट, एंड इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट। क्लियर? बट द थिंग इज इनकम तो हुई नहीं, इनकम तो भी हुई नहीं, इनकम कब होगी, जब प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब लेट इट भी, मैं तो फर्स्ट ईयर की बुक्स बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बुक्स बना रहा हूँ, क्या पहली बात, क्या मुझे ईयर बाय ईयर बुक्स बनानी चाहिए, या 3 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब मेरे को ये बुक्स बनानी चाहिए? सर आपका तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है ना, आपको तो ईयर बाय ईयर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉस चेकआउट करनी पड़ेगी। और वैसे भी 3 साल बाद जाके पता लगे कि इस प्रोजेक्ट में नुकसान है, ये कहाँ की अकाउंटिंग हुई? अल्टीमेट आप इवन साथ साथ अपना बनाते रहिए, चेकआउट करते रहिए कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांस हैं या नहीं। और इनकम टैक्स वाले थोड़ी वेट करेंगे, वो थोड़ी वेट करेंगे कि हम 3 साल बाद जाके आपसे उससे इनकम लेंगे। कहता नहीं सर, आपको अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू ये बुक्स का ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि ये 2 करोड़ रुपीस की जो आपकी इनकम है, ये 3 साल में कैसे डिवाइड होगी, कौन सी अमाउंट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कौन सी अमाउंट आपकी रिजर्व्स में मेंटेन होगी, हर चीज आपको यहाँ पे गाइड की जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक वर्ड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके फॉर्मेट का पार्ट कि सर बनेगा कैसे, सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं एक्सपेंसेस, कॉमन अगर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले सर टू मटेरियल एट साइट। क्लियर? जितना मटेरियल आप लोगों का कहां पे पड़ा होगा सर, साइट पे पड़ा होगा, जो आप लोगों ने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, अल्टीमेटली वो आपकी कॉस्ट का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। ऐसे ही टू मटेरियल, ये जितना आपको इशू हुआ, इशू फ्रॉम स्टोर, फ्रॉम स्टोर, स्टोर में से जितना आपको इशू किया गया, या मे बी समटाइम्स वर्ड आपको देखने को मिलेगा टू मटेरियल परचेज, डायरेक्टली आपकी साइट ने कोई मटेरियल क्या करा, परचेज करा। हमारे लिए तो बिना कहे सिंपल सी बात, ये जितनी भी कॉस्ट है, बड़ा क्लियर लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, जितनी भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या आएगी, कॉस्ट आएगी ना, डेबिट, आप उसको डेबिट करते रहिए और कोई उसका इलाज नहीं। क्लियर? हमारे लिए तो सर सिंपल सी बात है, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे जितना मटेरियल का खर्चा हुआ, जितने नेक्स्ट वन फर्दर एक्सपेंडिचर होंगे, सारे के सारे डेबिट करते जाओ। क्लियर? तो मटेरियल उनमें से एक हुआ। नेक्स्ट आगे ऐसे ही वर्ड आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर कह लीजिए, वेजेस कह लीजिए, कुछ भी पार्ट जो जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, गिवन होगा। यहां तक क्लियर? आफ्टर दैट सर नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर्स हम लोगों के होते हैं, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर सर कोई साइट के एक्सपेंसेस,
कोई साइट के एक्सपेंसेस, टू सुपरवाइजर की सैलरी। अब आपको पता है सर, हमारी इस साइट पे हमने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, तो सुपरवाइजर की सैलरी भी यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। टू डिजाइन कॉस्ट, क्लियर। नेक्स्ट इज टू किसी तरह के जो पर्टिकुलर, जैसे आर्किटेक्ट की फीस हुई, वैसे डिजाइन कॉस्ट उसके अंदर ही आ गया। पर्टिकुलर मतलब जो जो एक्सपेंडिचर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड लगेंगे, सारे के सारे उठा के क्या करते रहिए, डेबिट करते रहिए, क्लियर। तो साइट के एक्सपेंस, सुपरवाइजर की सैलरी हुई। टू हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट। हो सकता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे किसी प्लांट को, प्लांट मतलब मशीनरी को क्या करा हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। जैसे मोस्टली जेसीबी, क्रेन्स, बड़ी बड़ी जो नॉर्मली होती हैं, वो कौन सा कंपनी की ऑन्ड होती हैं, कंपनी ने नेक्स्ट आके किस पे ली हुई है, लीज पे ली हुई है, हायर पे ली हुई है, उसका प्रॉपर किराया जाता है। और अगर तेरी एसेट होगी, अगर तेरी एसेट होगी, तो सर वन टाइम, देखो दो अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे। या तो उस प्लांट की डेप्रिसिएशन डाल दो, या फिर डेबिट साइड एक बार तो पूरा एक्सपेंस डाल दो, क्रेडिट साइड जितनी मशीनरी बचेगी क्लोजिंग, वो क्या कर देना, क्रेडिट कर दो। पॉइंट एक ही है, पॉइंट एक ही है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ लाख रुपए की मशीनरी है, लाख रुपए की मशीनरी है, लाख रुपए के ऊपर या तो 10% क्या डाल दो, डेप्रिसिएशन, इनटू मंथ्स इनटू डेज जैसा भी होगा। या तुम क्या करो, 1 लाख रुपीज टू प्लांट, 1 लाख रुपीज, तेरी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 10,000, बाय प्लांट एट साइट 90,000। तुम्हें जैसे समझ में है, जैसे मोस्टली मोस्टली जो मेथड चलता है वो चलता है दूसरे नंबर का, क्या, एक बार तो उठा के सारा का सारा प्लांट हम क्या डाल लेते हैं, एक्सपेंस। क्योंकि सर काफी सारी मशीनरी जो होती है ना, वो पर्टिकुलर मशीनरी होती है जो उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या आएगी, काम आएगी। और हमें ये भी नहीं पता होता कि कंस्ट्रक्शन के बाद वो बचेगी या नहीं बचेगी, तो इसीलिए हम उसकी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, वन टाइम उसको एक्सपेंस बना देते हैं। एंड बाद में अगर बचेगी, पता लगा कि क्लोजिंग में उसकी वैल्यू है, डेप्रिसिएशन इतने लगाने के बाद वो इन हैंड इतने की होगी, तो क्रेडिट साइड पे वही मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर। तो ये तो भी जस्ट, मैं पर्टिकुलर प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं लिखे, तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको वर्ड्स यहाँ पे लिए गए हैं, क्लियर। कि सुपरवाइजर की सैलरी को, साइट के एक्सपेंस को, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। इवन ये एक वर्ड लिख सकते हो, टू, मैं वर्ड बोल रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। या समटाइम्स टू ओवरहेड एक्सपेंसेस एलोकेटेड, ओवरहेड के जो एक्सपेंस आपके क्या किए जाते हैं, एलोकेटेड किए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जो लगाए जाएंगे आपके वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का क्या होंगे, पार्ट होंगे, क्लियर। ओवरहेड एक्सपेंसेस एलोकेटेड, यहां तक बताइए, यहां तक ना। जैसे ये कौन से ओवरहेड हुए सर, कई बार क्या होता है ना, कॉमन एक्सपेंडिचर किया जाता है कंपनी की ओर से। अब कंपनी की कौन सा एक साइड चल रही है, कंपनी की तो 5 साइड चल रही है, पर अब वो कॉमन एक्सपेंडिचर किसी ना किसी प्रोपोर्शन के बेसिस पे तो यहाँ चार्ज करना होगा ना, तो जैसे भी चार्ज करो सर, बट ओवरहेड का एक्सपेंस यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, क्लियर। अब क्रेडिट साइड पे वर्ड्स आपको कौन से देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो सर, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अगर आपने मटेरियल क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया स्टोर को, वापस ही हो गया, मेरे लिए तो कैंसिल है। आप तो एक चीज बताओ, यहाँ पे हर तरह के मटेरियल को आप क्या बना चुके थे, कॉस्ट का पार्ट बना चुके थे। तो भाई साहब जैसे जैसे वर्डिंग आती जाएगी, तूने स्टोर को वापस करा, या मे बी, या मे बी बाय बैंक, फिर इसको लिख सेल ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल आपके पास बचा था, उस मटेरियल को आपने क्या करा, नेक्स्ट ऑन क्या कर दिया, बाहर की बाहर सेल कर दिया, तो ये भी सर आपका एक ही इंपैक्ट लेकर आएगा। या बाय वर्ड चलता है मटेरियल एट साइट, जो अभी भी पेंडिंग पड़ा है, जो आपने अभी तक यूज नहीं करा, जो अभी तक आपने यूज नहीं करा, तो उसका भी आपका क्या होगा, सेम इंपैक्ट होगा। यहां तक बताइए, यहां तक ना। अच्छा, एक वर्ड और यहां पे आना चाहिए, बाय क्या वर्ड, प्लांट एट साइट, क्योंकि तुमने यहाँ पे टोटल प्लांट को क्या किया था, डेबिट किया था, तो क्रेडिट साइड आपको, अच्छा बाय प्लांट एट साइट, ब्रैकेट में आपको लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, आफ्टर वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो वर्ड, कि सर अगर 1 लाख रुपीज की कॉस्ट आपने क्या करी थी, डेबिट करी थी, और 10% उसके ऊपर क्या लगनी थी, डेप्रिसिएशन, तो 90,000 आपके पास पड़ा तो है। अगर तुमने यहाँ पे 1 लाख डेबिट रहने दिया, फिर तो कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 1 लाख बन जाएगी, जबकि कॉस्ट आनी कितनी चाहिए, सिर्फ 10,000।
तो जैसा ट्रीटमेंट आपको समझ में है, मैं दोनों तरफ लेके चलता हूं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? फाइनली अब वर्ड ये बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका? कंप्लीट तो नहीं हुआ, बट जितने भी ये एक्सपेंडिचर आप लोगों ने करे उससे कुछ तो रेडी हुआ होगा, कुछ तो इन्वेंट्री तैयार हुई होगी। एंड इन्वेंट्री हमारी तीन तरह की होती है सर। इन्वेंट्री हमारी तीन तरह की होती है, रॉ मटेरियल, WIP एंड थर्ड इज फिनिश्ड। अब जो बिल्डिंग बन रही है ना तो वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश्ड है, तो वो किसमें कवर होगी? वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पे क्या चलता है? बाय WIP, जिसके दो पार्ट्स होते हैं सर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, वर्क सर्टिफाइड, ध्यान से समझिएगा, वर्क सर्टिफाइड एंड दूसरा वर्ड क्या लिख रहा हूं, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का क्या चक्कर है सर? अल्टीमेटली सर, जिस काम को तो आपके आर्किटेक्ट ने आपको क्या दे दिया? सर्टिफिकेट दे दिया। फिर जिस काम को तो उसने अप्रूवल दे दी कि हाँ वाकई में इतना काम हो चुका। क्लियर? दैट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, दैट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कि हाँ सर, अगर मैं कह रहा हूं जी मैंने 10 फ्लोर बनाने का वादा किया था, 1 साल हो चुका, कुछ तो बनाए होंगे। मैं कहा सर इसमें से ना मैंने 3 फ्लोर क्या कर दी? रेडी कर दी। मैं कहा मैं तेरी बात क्यों मानूं, तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं, तुम्हारे कहने का क्या? मैं कहा यही बात आर्किटेक्ट लिख दे। और बिल्डिंग के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन के केस में तो नेचुरली कौन चलते हैं सर? आर्किटेक्ट चलते हैं। मैं कहा सिविल इंजीनियर से लिखवा के दे दे, आर्किटेक्ट से लिखवा के दे दे कि वाकई में इतने का काम हो चुका, इतनी की वैल्यू का। मैंने कॉस्ट नहीं बोला, मैंने कॉस्ट नहीं बोला, इतने की वैल्यू का। कुछ समझ रहे हो वर्ड? आउट ऑफ योर, आउट ऑफ योर रेवेन्यू, आउट ऑफ योर रेवेन्यू, इतने का पार्ट आपका क्या हो चुका सर? कंप्लीट हो चुका। एंड मैं कहा सर ऐसे तो मैंने कौन सा 3 फ्लोर डॉट 3 बनाई होंगी, कुछ थोड़ा बहुत और भी तो करा होगा काम, जिसके लिए तेरे आर्किटेक्ट ने तुझे क्या नहीं दिया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड। तो दो तरह के मेन टॉपिक्स ये चलेंगे आपके पास। इवन वन ऑफ द मेन क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलता है, अनसर्टिफाइड गिवन नहीं होता, निकालना पड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको, मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये मिलेगा। लिटरली अगर ये 3-4 लेक्चर्स अपने इसके ऊपर लगने वाले हैं ना, टचवुड, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो आपको नेक्स्ट ऑन भी हर जगह क्या मिलेगा? काम में मिलेगा। क्लियर? आपकी नॉलेज भी थोड़ी सी एक्सटेंड होगी इस पॉइंट से कि सर यहाँ पे दो तरह की WIP है। WIP मींस है तो वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं खुद मान रहा हूँ कंप्लीट तो नहीं हुआ, बट मेरे बात कौन मानेगा? मेरी बात को मानने के लिए मुझे पहले वर्क सर्टिफाइड का क्या लेके आना पड़ेगा? सर्टिफिकेशन लेके आनी पड़ेगी, जो मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? आर्किटेक्ट। क्लियर? तो जो वैल्यू उसने सर्टिफाई कर दी दैट इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। बाकी जो टोटल खर्चे मैं कर चुका, जिसके लिए मुझे क्या नहीं मिला? सर्टिफिकेट, वो सारी कॉस्ट हम कहां पे क्रेडिट कर देते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? नेचुरली सर, नेचुरली मैं एक वर्ड कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट नहीं करा, बट कुछ आपने इन्वेंट्री रेडी करके, ये एक्सपेंसेस प्लस माइनस करके आपके पास क्या आएगा? या तो प्रॉफिट या मे बी, बट दिस इज दो चीज, प्रॉफिट होगा तो नॉशनल देखने को, क्लियर, एंड लॉस होगा तो एक्चुअल। दो वर्ड्स हैं। अगर तो मैंने कहा जी इनको प्लस माइनस करा, डेबिट इज इक्वल टू आपने क्या करा? क्रेडिट करा, जो भी था आपके करने से, आपके ये पार्ट डील करने से अल्टीमेटली या तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा? लॉस। अगर तो आया प्रॉफिट तो आप उसको वर्ड क्या लिखेंगे? टू, वर्ड क्या लिखेंगे? नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड आउट। क्या सर, इसको नोशनल वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हो? अभी तो प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है, अभी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट थोड़ी हो गया कि जो आप आज ही खुशी मनानी शुरू कर दी कि अल्टीमेट आपका तो प्रॉफिटेबिलिटी में और पैसा निकालो खा जाओ। ये काम नहीं चलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एज पर द स्टैंडर्ड बताऊंगा कि कब कब आप अपना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे या उसका रिजर्व मेंटेन करेंगे। अभी तक जस्ट एक सिंपल वर्ड कि तुमने क्रेडिट प्लस करे, डेबिट माइनस करे, बैलेंस फिगर निकली डेबिट साइड, तो उसको वर्ड के यूज करेंगे टू नोशनल प्रॉफिट। और अगर बाय चांस जिस ईयर की तुमने बुक्स बनाई वो क्या निकला? लॉस, लॉस इमीडिएटली, इमीडिएटली कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? कि अगर तुमने फर्स्ट ईयर की बुक्स बनाई,
या जिस भी ईयर तुमने बुक्स बनाई, अगर तो आया लॉस, लॉस हमेशा आपका क्या होता है जी, एक्चुअल। क्लियर। और प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, नोशनल। सुनिए, अब यही छोटा सा पार्ट यहां एक्सटेंड करूंगा। टोटल के नीचे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जी, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड। क्लियर। अब पॉइंट ये है, ये जो नोशनल प्रॉफिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। सर इसमें से कुछ पार्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो रूल्स पे डिपेंड करेगा। एंड बैलेंस फिगर जो बनेगी वो क्या बनेगी, WIP रिजर्व। क्या बनेगी, WIP रिजर्व। मतलब सर है तो ये टोटल इसी का पार्ट है। जो आपने क्रेडिट साइड क्या लिखा, नोशनल प्रॉफिट लिखा, उसी में से इसी अमाउंट को हमने नेक्स्ट दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई रेशियो नहीं होगी, मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। कैसे डिसाइड करोगे कितना पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कितना पार्ट आपका WIP रिजर्व में जाएगा। सर दिस डिवाइडेशन, यहां पे लिखिए, दिस डिवाइडेशन ऑफ notional profits depends on inverted commas में degree of completion, जिसको तुम डिग्री कह लो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कह लो, या अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कुछ भी। जैसे मैं कह रहा हूं कि सर मेरे को दिख रहा है जो मैंने ईयरली बुक्स बनाई हैं इसमें से मेरे को क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो क्या ये मेरा सचमुच में प्रॉफिट है, कहता रुको, ये डिपेंड करेगा कि तुमने काम कितने परसेंट कंप्लीट करा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन तुम्हारी कितनी है, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा। मैं कहा जी वो कैसे, कहता सुनो, मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, एक कैलकुलेशन का चार्ट, जो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कितना परसेंट या कितना आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेकर जाना है एंड कितना WIP रिजर्व के अंदर लेकर जाना है। क्लियर। तो लिखिए यहां पे, सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले यहां पे लिख रहे थे ना, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले यहां पे लिखिए, सर ये निकलती कैसे है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ, और ये जो तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, ये हर क्वेश्चन का पार्ट है। हर क्वेश्चन के अंदर आप लोग ये करेंगे ही करेंगे, ये वाले थिंग। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो इसको वर्ड लिखते हैं सर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड ओवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो समझ में आया। अब लेट इट बी, आर्किटेक्ट ने जो आपको वर्क सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट दिया था, वर्क सर्टिफाइड का उसने सर्टिफिकेट कितने का दिया, 80 लाख रुपीस। कितना, 80 लाख। तेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी, 2 करोड़। 80 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 40%। मतलब सर मैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 40% काम क्या कर चुका, कंप्लीट कर चुका। एक चीज, 40% काम मेरा क्या हो चुका, कंप्लीट। तो फॉर्मूला क्या बना, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे सर। प्राइस या कॉस्ट एक ही बात है? कॉस्ट अलग चीज है, प्राइस मतलब रेवेन्यू जो कोट करा, जो अपन क्लाइंट से चार्ज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टी से जो चार्ज करेंगे। क्लियर। यहां पे अब लिखिए स्लैब्स, स्लैब्स ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड ट्रांसफर टू PL और WIP रिजर्व। ये इस बात का चार्ट है, सुनिए। स्लैब्स में सबसे पहले यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू WIP रिजर्व। ये तुम्हें टिल लास्ट तक काम आएगा, ये लेक्चर जो मैं आप लोगों को आज दे रहा हूं।
क्योंकि सर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे सबसे पहले जस्ट हाफ एन आवर इस बात पे लगा लीजिएगा, एक बार दोबारा उसको रिवाइज अप कर लीजिएगा। क्लियर, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहां से क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले सुनिए, स्लैब्स में सर नंबर वन स्लैब, इसको चार्ट बना सकते हो आप ऐसे। सबसे पहले नंबर वन, यहां पे मैं लिख रहा हूं इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक बार ऊपर हेडलाइन लिख रहा हूं इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन फर्स्ट स्लैब लेस देन 25%, लेस देन 25%। मतलब सर, अगर मतलब अगर आप लोगों का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आया, लेस देन 25%, जैसे आपने अभी निकाला था कितना आ रहा था 40%, अगर आया लेस देन, 25 भी नहीं बोल रहा, 25 से कम, क्योंकि 25 की स्लैब अगले में आएगी। क्लियर, देन सर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएल नील। क्लियर, यहां पे क्या लिखेंगे, 100% आपका किसमें जाएगा, डब्ल्यूआईपी रिजर्व। मतलब कोई किसी बात के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने क्लाइंट का काम कितना करा, 25 से कम कर, अब 20% काम करके खुशियां मनाने लग गए, उठा के प्रॉफिट बांटने लग गए, इतनी भी कौन सा तुमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन अचीव कर ली, अभी तो 20% काम हुआ है। तो अल्टीमेटली इतना भी ज्यादा आपको उछलने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट 100 का 100% आप किसमें डालेंगे, डब्ल्यूआईपी रिजर्व में जाएगा। आप समझ रहे हो, ऊपर जो आपके पास वर्ड था टू नोशनल प्रॉफिट, क्या आपको ये अब करने की जरूरत है? अगर किसी केस में जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप पहले निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपकी कितनी आ रही है, लेट इट बी 20%। क्लियर, कितनी आ रही है, 20%। तो डायरेक्टली सर टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व पहले लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट में तो जाएगा ही नहीं। क्योंकि रूल ने आपको क्या बताया कि सर नील, नथिंग विल बी ट्रांसफर टू पीएल, द होल अमाउंट। अगर तुझे कोई प्रॉफिट दिख भी रहा है ना, अगर कोई दिख भी रहा है तो उसको कहां पे डाल दो, डब्ल्यूआईपी रिजर्व। नहीं तो इस केस में कॉन्सेप्ट और होता है कि सर ये रिजर्व भी छोड़ो, जितनी कॉस्ट आपने करी है ना उतना ही नेक्स्ट आगे अपना बाय डब्ल्यूआईपी क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। कोई बैलेंस फिगर इस केस में नहीं होगी। नहीं तो अगर मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग टू चलूं, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग टू क्या है, तुमने बाय डब्ल्यूआईपी लिखा, अगर बैलेंस फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो उसको डायरेक्टली टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व के नाम से डाल दो, क्योंकि तुझे पता है कि स्टेज तेरी कितनी है, लेस देन 25। आगे लिख नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, 25% और अबव but less than 50%, लेस देन 50%। मतलब अगर 25 या 25 से ज्यादा बट लेस देन कितना, देन वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स। फिर भी तुझे ज्यादा उछलने नहीं दिया, सिर्फ कितना कहा, वन थर्ड, मतलब टू थर्ड अभी भी किसमें जाएगा, डब्ल्यूआईपी रिजर्व। अभी भी किसमें जाएगा, डब्ल्यूआईपी रिजर्व में। समझ रहे हो बात, क्योंकि मेरी वेटेज ना। और दूसरी बात, मैं अगर तुझे आज खाने नहीं दे रहा, आज प्रॉफिट बांटने नहीं दे रहा, रिजर्व में प्रेफरेंस दे रहा हूं, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग का काम है और लंबे समय का काम है, क्या पता आज तुझे प्रॉफिट दिख रहा है कल लॉस हो जाए। और खाना तो आज भी है कल भी है। बट अगर आज ही पैसे तुमने क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, प्रॉफिट निकाल के खा लिया, कल को पैसा कहां से लेकर आओगे? रिजर्व्स पड़े हैं, अच्छी बात है, पड़े रहने दो। कल को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये रिजर्व्स किसके, तेरे ही काम आएंगे, किसी के काम थोड़ी आएंगे। रिजर्व्स का मतलब ही क्या होता है, ड्यू टू अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, कि सर किसी अनफोर्सीन लाइबिलिटी के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? चलिए, एंड नंबर थर्ड, एंड नंबर थर्ड, नंबर थर्ड आपका कितना है क्या, 50% और अबव बट क्या लिखा हुआ है जी, लेस देन 90%। अब कितना होगा, अब उल्टा कर देंगे, टू थर्ड आप प्रॉफिट ले लीजिए, टू थर्ड आप अपना ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर,
and one third of notional profits, वन थर्ड ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स आप क्या करेंगे, वन थर्ड ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स आप क्या करेंगे, WIP रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. क्लियर. एंड द लास्ट इज 90% और अबव, 90% और अबव. सर 100% ट्रांसफर, 100% ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स, 100% ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स आप अपना क्या कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए टू द प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा अच्छा, विधि ग्रीन फाइल पड़ी है वहां पे. क्लियर. 100% ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स एंड निल. निल कुछ भी आप अपना ट्रांसफर टू WIP रिजर्व नहीं करेंगे. अरे 90% काम कम कर दिया, या 95. अच्छा यहाँ पे ना कुछ और है, कुछ कुछ बुक्स में भी शायद इसको 95% लेके चलते हैं, बट 90 इज द मोस्ट सिमिलर. तो अगर आप लेट इट बी अपने क्लाइंट का 90% काम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, या उससे ज्यादा ही कर चुके हैं, अब रिजर्व की क्या जरूरत, काम तो कंप्लीट हो ही गया. क्लियर. तो उस केस में क्या होगा, वाइंड अप करिए, काम खत्म करिए, सारी की सारी अमाउंट उठा के आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए. दैट्स द थिंग. क्लियर. तो नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये 3 स्टेप्स तेरे काम आएंगे. आप अपनी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे एज पर द फॉर्मेट. ड्राफ्ट करने के बाद नेचुरली सर वहां पे आपके पास क्या निकलेगा, मे बी नोशनल प्रॉफिट. नोशनल प्रॉफिट की डिवाइडेशन के लिए स्टेप नंबर 2 तुम्हें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या था, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. एंड उसके अकॉर्डिंग टू डिपेंड करेगा कि सर हम अमाउंट कितनी ट्रांसफर करेंगे. स्लैब थी 4. पहला लेस देन, कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना, सारा का सारा उठा के WIP रिजर्व. दूसरा दूसरा क्या था, 25% और अबव बट लेस देन, तो उस केस में वन थर्ड ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स PL में एंड WIP रिजर्व में. एंड सेकेंड इज, थर्ड इज 50% और अबव बट लेस देन, टू थर्ड ऑफ द नोशनल प्रॉफिट्स PL में, वन थर्ड कहां पे जाएगा, WIP रिजर्व. एंड द बैलेंस अगर सर 90% और अबव है. क्लियर. तो उस केस में वर्ड क्या चलता है, उस केस में सर 100% आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे डाल दीजिए. पर सुनिए यहां पे इसके साथ कनेक्टिंग एक चीज मिलेगी. क्लियर. फाइनली लिखिए, एक्चुअली थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सटेंड होगा. एक बार डिवाइडेशन तो बता दी कि वन थर्ड, टू थर्ड, 100% कैसे करना है, बट फाइनली अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी यहां पे लिखिए इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स इनटू कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे, वन थर्ड, टू थर्ड, ऊपर से जो आपका चल रहा है. फिर जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं आपका 40%. क्लियर. कि लेट इट बी, यहां पे लिख लीजिए इफ DOC इज कितनी है, मान लीजिए 40%. कितनी है, 40%. तो सर यहां पे अब बता 40% के अकॉर्डिंग टू कौन से स्लैब में आए, सेकंड. उसमें क्या था, नोशनल प्रॉफिट्स का वन थर्ड, नोशनल प्रॉफिट्स का वन थर्ड, इनटू साथ में एक और वर्ड अटैच होगा, इनटू कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफिकेट. सर एक बात बताओ, प्रॉफिट तो आपको, मैं थोड़ा ना और ज्यादा कंसर्न हो रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में वो अमाउंट भेजो जो रियलिटी में तुमने कमा ली होगी, जो रियलिटी में आप लोगों ने अर्न कर ली होगी, वो आपकी बेसिकली क्या बनेगी, इनकम बनेगी. मैं कहा सर वो कैसे, लेट इट बी मैंने तेरा 40% काम कर दिया, पैसा तो मुझे एक नहीं मिला, तो वो मैंने प्रॉफिट अर्न कहां कर ली, मुझे तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ. मैं कहा सर देखो रिस्क एवरीवेयर होता है, तो आप वही अमाउंट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस में भेजिएगा
जो आपने एक्चुअली रिसीव कर ली होगी, और तेरा कॉन्ट्रैक्टी वर्क सर्टिफाइड में से ही पैसा देगा। वर्क सर्टिफाइड में से पैसा देगा ना। मान लो सपोज आप मेरे पास पैसा लेने आए, मैं आपको अमाउंट, तू मेरे से कितने पैसे मांग रहा है, 60 लाख रुपए। मैं क्या दिमाग खराब है क्या? काम तूने कितना करा? 40%। फिर चलो अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग, मान लो आप मेरे से कितने पैसे मांगने आए, 1 CR। मैं को 1 CR मैं कैसे दे दूं? काम तूने कितने परसेंट कंप्लीट करा? 80 लाख। मैं क्या कोई ऐसा क्लाइंट कभी देखा है भी तूने 80 मांगे और 80 मैंने दे दिए? मैं तो उल्टा उसमें से भी रिटेन करता हूं। आपा हमेशा जब भी लेबर को पैसा देते हैं, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हैं, क्या पूरा पैसा देते हो? हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आपका क्या करते हैं, रिटेन करते हैं ना। तो सर अल्टीमेटली जितना काम आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया होगा, उसमें से जितना पैसा आपको मिला, अब मान लीजिए आपकी जो रेशो है, जैसा आपका सिस्टम है कि तुम काम करो, जितना सर्टिफाइड होगा मैं उसका 80% आपको पे आउट करूं। मेरे से जब मर्जी कैश ले जाना। मान ले तूने कितने का काम करा, 80 लाख रुपए का काम करा, 80 लाख नहीं दूंगा, 80 लाख का 80% कितना दूंगा, 60। तो सर प्रॉफिट भी तो फिर उस बेसिस पे बुक करो जितना आप एक्चुअली क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा कंसर्न होकर मैंने एक्स्ट्रा वर्ड ये वाला क्या करा, अटैच करा, कि मैं एक बार में ही प्रॉफिट एंड लॉस में वो अमाउंट भेजूंगा जो एक्चुअली हम लोग क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। दैट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट्स इनटू 1/3। 1/3 किसके कारण आया? 1/3 किसके कारण आया? क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपकी कितनी थी, 25 टू मतलब 50 के नीचे, मतलब 40% थी। तो सर क्या ये चेंजेबल है? बिल्कुल। अगर सर, अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये 1/3 2/3 अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होगा। कंसेप्ट दो में ही आएगा, लास्ट वाले में तो वैसे भी नहीं आना, पहले वाले में वो नहीं आना, तो बचा किसमें, सिर्फ सेकंड और थर्ड स्लैब में बचाना। तो ये 1/3 या 2/3 ये किस पे डिपेंड करता है, ये तेरे डिग्री, ये किसके, डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे डिपेंड करेगा कि सर यहाँ पे 1/3 आएगा या 2/3। अब एक चीज बताओ, अब कुछ क्लैरिटी मिली कि सर नोशनल प्रॉफिट जितने भी होंगे उस पे फाइनली अमाउंट निकालने के लिए, टू बी ट्रांसफरेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनली फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दिस वन। और बैलेंस फिगर जो बचेगी वो सारी कहां पे डाल देंगे, उल्टा रिजर्व बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मैंने ऊपर तुझे अगर कितने कहे थे, 1/3 2/3 कहे थे ना, अब उल्टा उसका थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? तुमने प्रॉफिट्स को बांटते टाइम एक रेशो और साथ में लगा दी ना। समझ गए ना? तो अल्टीमेटली मेरी कोशिश तो आप समझो, मेरा व्यू पॉइंट क्या होगा, मैं चाहता हूं प्रॉफिट्स आज कम बांटे जाएं, आज कम बांटे जाएं और रिजर्व ज्यादा मेंटेन किए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना सर, क्या पता कल को क्या होगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? दिस इज द पॉइंट। हुआ क्लियर? क्लियर। तो नॉर्मली यहाँ पे जो आप लोगों ने आज कॉन्सेप्ट करा, जस्ट आज अभी ब्रीफिंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर अप करवा दूंगा, क्लियर, जिसमें आप लोग फाइनली इसको सॉल्व करके देखिएगा। अभी तो जस्ट बड़ी ब्रीफिंग्स ही है। नेक्स्ट क्लास में इसी लिखे हुए कंटेंट को जब दोबारा आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, कुछ एग्जांपल्स इसमें ऐड ऑन करेंगे, देन फाइनली हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता कैसे है। और कुछ नहीं है तो तेरे सामने क्या, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। सिंपल एक अकाउंट्स, मतलब एक्सपेंसेस गिवन होंगे, कुछ इनकम्स गिवन होंगी, उनको नॉर्मल ट्रीट करने के बाद नोशनल प्रॉफिट आएगा, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग टू आपने क्या करनी है, डिवाइडेशन करनी है, किसमें, या तो पीएल में या किसमें, डब्ल्यूआईपी रिजर्व में। और अगर तुमने प्लस माइनस करा, नोशनल प्रॉफिट नहीं आया और क्या आ गया, लॉस, डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड लॉस। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को यहाँ पे, ये तो थियरी, जो सारी थिंग्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करी हैं, वन बाय वन ये सारी थिंग्स आपके साथ यहाँ पे ये चेक करिए। आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नॉर्मल पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल ओनली, बट एक एक वर्ड थोड़ा ध्यान से जब रीड करोगे कोई मुश्किल नहीं आने वाली। अब जैसे एक चीज तेरे को नया वर्ड दिख रहा होगा, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू, ये मेरी कॉस्ट थोड़ी है। जैसे मान लो एक साइट से दूसरी साइट पे क्या गया, मटेरियल गया, पर तुमने तो वो सारा मटेरियल कहाँ पे डेबिट कर दिया था, यहाँ पे डेबिट कर दिया था ना। अगर इसमें से कोई मटेरियल अगर दूसरी उसमें ट्रांसफर किया गया तो कैंसिल भी तो करो, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट थोड़ी बनेगा। जैसे सर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये आपने भी लिखा, मटेरियल सोल्ड लिखा, अच्छा मटेरियल का
लॉस होना, ये भी तो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे क्या होंगे, बाहर निकाले जाएंगे, जो आपकी गलती के कारण नुकसान हो। बाकी मटेरियल की देखो जी, नॉर्मल लॉस है, मटेरियल की नेचर ऐसी है कि इतना तो खराब होएगा ही होएगा, वो कभी बाहर नहीं जाते। नॉर्मल लॉस कभी कॉस्ट से बाहर नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट में से बाहर होते हैं। क्लियर। एंड फाइनली बाय स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट, तुमने भी क्लोजिंग यहाँ पे लिखा था कुछ। नेक्स्ट ऑन लेबर वेजेस एंड ऑल, सारे अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर्स डालने के बाद क्लियर कुछ आपके पास। नेक्स्ट ऑन जो क्वेश्चन है, अब जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक सिंपल पॉइंट पढ़ना। कैलकुलेट वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो सिंपल सर, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 4 लाख का 80% कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड 320। बड़ी बेसिक एग्जाम्पल है। कैश रिसीव, ध्यान से, कैश रिसीव्ड 8 लाख रुपए, बीइंग 80% ऑफ। पहली बात तो 8 लाख रुपए क्या गिवन है, वर्क सर्टिफाइड या कैश रिसीव, कैश रिसीव। जो अपने आप में वर्क सर्टिफाइड का कितना है, तो मतलब ये 8 लाख रुपीज अपने आप में कितना परसेंट है, 80%। डिवाइड बाई 80% कर दीजिए, ग्रॉस अप करके 10 लाख रुपए आ गए। ऐसे छोटे छोटे ये 1 बाय 1 उसने क्यों दिए हैं, क्योंकि नेक्स्ट आगे ये बड़े क्वेश्चंस में कन्वर्ट होते जाएंगे। बट मैं आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाने की बजाय हम लोग डायरेक्टली अपने एक मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, ये देखते को दिख रहा होगा word। ये सारा ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके सामने जो भी आप डिस्कस कर रहे थे, नोशनल प्रॉफिट इनटू, अब इसने वर्ड क्या लिया, 2/3 क्यों लिया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50 और अबव बट लेस देन क्या होगी 90। चेक करना है सर, यहाँ पे देख लीजिए आपका ये वैसे वही लिखी हुई है एग्जांपल्स एंड ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ये रहा, एंड 75% ऑफ द, समझिए बट। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, इलस्ट्रेशन जैसे कुछ नॉर्मली, ये फाइनली इसी के ऊपर है जो आज अपन ने डिस्कस करा ना, कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, नोशनल प्रॉफिट निकाला, और उसमें से ट्रांसफर बताओ कितना करो। जो आपको मैंने अभी फाइनली अमाउंट बताई है फॉर्मूला में, वही सेम कॉन्सेप्ट आपके एप्लीकेबल। बट लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग क्वेश्चन, पहले उसमें आप अपनी ग्रास्पिंग बनाइए, फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी साइड वाले होंगे वो क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। डायरेक्टली अभी इनमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन में सारा कुछ एक बार क्या कर लें, कवर अप कर लें। क्लियर। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। ओवरऑल क्लासेस में जितने भी 3-4 लेक्चर इसके ऊपर मिनिमम तो लगेंगे लगेंगे। क्लियर। तो इस बार थोड़ा पैटर्न जो रहेगा, कंप्लीट वाइंड अप नहीं करेंगे कोई टॉपिक, क्योंकि टॉपिक्स वास्ट हैं, आपको रिवीजन के तौर पे दोबारा दोबारा उठाने पड़ेंगे। क्लियर। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आज ही 8 लेक्चर 10 लेक्चर लगाकर इसको वाइंड अप कर दूंगा, उसको वो फायदा। क्लियर। तो इसको 3 to 4 लेक्चर्स में एक बार बेस बनाते हैं, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। क्लियर। एक बार जब कवरेज आप लोगों की सारी हो जाएगी, फिर रैंडमली प्रैक्टिस किया करेंगे, एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का, एक क्वेश्चन सर्विस कॉस्टिंग का, नेक्स्ट आगे जो भी चलते जाए। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।